हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी पेश कर रही हूँ जो साइंस की दुनिया में काफी कंट्रोवर्शियल रही है। और वो पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। मैडम मैरी क्यूरी ये दुनिया भर के पहले साइंटिस्ट है जिन्हें एक नहीं बल्कि दो नोबेल प्राइज मिले हैं, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। मैं बात कर रही हूँ मैडम मैरी क्यूरी इनकी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी, पोलोनियम और रेडियम इनकी खोज की थी। कहानी शुरू होती है 1934 में, जब मैडम क्यूरी अभी बुजुर्ग थे और वो पेरिस के एक लेबोरेटरी में चक्कर आके गिर जाते हैं और तभी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उनके सामने से उनकी पूरी जिंदगी गुजरती है और हम भी अतीत में चले जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1893 में, जब मैडम मैरी अपने देश पोलैंड को छोड़कर पेरिस आई थे, क्योंकि उस वक्त पोलैंड ये रशिया का हिस्सा था और वहाँ पे औरतों को पढ़ना अलाउड ही नहीं था। इसलिए अपने आगे की स्टडीज और रिसर्च के लिए वो फ्रांस पेरिस में आ जाते हैं। इसी दरमियान एक साइंटिस्ट हेनरी बैकरेल, इन्होंने एक चीज डिस्कवर की थी कि यूरेनियम सॉल्ट एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह का रेडिएशन एमिट करता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में जाने के बाद। ये उनके रिसर्च पेपर काफी फेमस हुए थे और ये बस एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे उन्होंने देखा कि शायद यूरेनियम में कोई और भी मटेरियल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आगे रिसर्च नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके लिए ज्यादा फंडिंग, वैसे मशीन्स चाहिए रहते हैं। लेकिन इन्हीं रिसर्च पेपर पर मैडम क्यूरी आगे काम करने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस इससे फंडिंग मिल रही थी और वो यूरेनियम में वो अलग मटेरियल क्या है, ऐसा क्या सब्सटेंस है जिसके कारण एक अलग तरह की लाइट आ रही है उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। यूनिवर्सिटी में अलग अलग 12 साइंटिस्ट थे और उनमें एकलौती लड़की होती है ये, और अक्सर इनके एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें अपने सारे मशीन्स लैब में धूप के सामने ही रखने पड़ते थे, जिससे बाकी साइंटिस्ट को यही लगता था कि ये हमारी जगह एक न एक दिन हत्या लेगी। इसीलिए डीन से कंप्लेंट कर करके मैडम क्यूरी को वो उस पोजीशन से ही निकाल देते हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, उनकी फंडिंग भी बंद कर दी जाती है, यानी पेरिस में भी इनके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो घर पे अपना रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन इन घर में उनकी रिसर्च कामयाब नहीं होती क्योंकि उतने बड़े मशीन्स नहीं होते। इन सब से मैडम क्यूरी बहुत परेशान होते हैं। इसी दरमियान उनकी मुलाकात पेरी क्यूरी से होती है। पेरी भी उसी यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट होते हैं और 11-12 साइंटिस्ट के बीच में मैरी ये अकेली लड़की होने के कारण वो उसे अच्छी तरीके से पहचानते थे। वो मैडम क्यूरी को मदद करने के लिए तैयार होते हैं और अपनी रिसर्च की लैब दिखाते हैं जहाँ पे बाकी के कुछ साइंटिस्ट काम किया करते थे उनके रिसर्च पर। पहले तो वो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाते हैं। अब यहाँ पे ये सारे अपने मशीन्स लेके आते हैं और अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। एक दिन मैडम क्यूरी यूरेनियम के ओर पे काम कर रही थी, यानी यूरेनियम का वो एक प्योर फॉर्म होता है। अब अनप्रोसेस्ड यूरेनियम धरती की सतह पे पाया जाता है, लेकिन उससे यूरेनियम का प्योर फॉर्म निकालना ये खुद पूरा काम मैडम क्यूरी करती थी और फिर उस प्योर यूरेनियम को लेके उसके ऊपर रिसर्च किया करती थी। और रिसर्च के दौरान उन्हें पता चलता है जो प्योर फॉर्म ऑफ यूरेनियम है उसमें रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जो रिसर्च पर्पस के लिए यूरेनियम मिलते हैं बाहर, उसमें रेडिएशन की मात्रा इतनी नहीं होती, उसमें बहुत ही कम मात्रा रहती है। हालांकि प्योर फॉर्म में बहुत ज्यादा रेडिएशन मिल रहा है, यानी यूरेनियम का जो नेचुरल फॉर्म होता है उसमें कुछ अलग मटेरियल हो सकता है जिसके कारण इसका रेडिएशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी मैडम क्यूरी और डॉक्टर पेरी इन्होंने शायद एक नई मटेरियल की खोज की है जिसके लिए वो काफी खुश होते हैं, लेकिन उनके पास उतनी बड़ी मशीन्स नहीं होती जिससे इस नए मटेरियल की खोज करें। इसलिए आगे रिसर्च करने के लिए पेरी उन्हें एक हॉस्पिटल की मशीन दिखाने लेके जाते हैं, लेकिन मैडम क्यूरी हॉस्पिटल में जाते ही बहुत ही घबरा जाते हैं और भाग के वापस घर आते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि मैडम क्यूरी की माँ कैंसर के कारण चल बसे थे, इसीलिए हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करती। अब कुछ दिनों के बाद पेरी उन्होंने खुद ने बनाई हुई एक मशीन लाते हैं जिसे क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये मशीन छोटे से छोटे मेजरमेंट को सही से कैप्चर कर सकती थी और इसी तरह ये रिसर्च दोनों के पार्टनरशिप में शुरू होती है। एक दिन मैडम क्यूरी और डॉक्टर पेरी दोनों भी उनके खास दोस्त पॉल के घर जाते हैं डिनर के लिए, जहाँ पे पॉल की पत्नी मैरी से पूछती है आप किस पर रिसर्च कर रहे हो। तो मैरी उन्हें बताती है कि वो दोनों भी शायद एक नए एलिमेंट की खोज करने वाले हैं और ये पूरी प्रोसेस उन्हें समझाते हैं कि सबसे पहले वो पिच ब्लेंड नाम का एक स्पेशल यूरेनियम का फॉर्म रहता है जो कि सिर्फ बोहेमिया के माइंस में ही पाया जाता है, उससे वो यूरेनियम लाते हैं। फिर वो उस यूरेनियम को पूरी तरीके से क्रश कर देते हैं। उसके बाद उस पाउडर को बॉईल किया जाता है और आगे केमिकल्स के मदद से प्योर यूरेनियम को अलग करते हैं। और इतने सारे प्रोसेस के बाद उन्हें एक छोटे शीशी में काफी कम मात्रा में यूरेनियम का प्योर फॉर्म मिलता है और उसी यूरेनियम पर ये लोग उस नए मटेरियल की खोज करने वाले हैं जो यूरेनियम के रेडिएशन को बदल रहा है।
पॉल और उनकी पत्नी काफी आश्चर्यचकित होती है। अब उसी रात क्यूरी मैरी को प्रपोज करते हैं शादी के लिए, लेकिन मैडम क्यूरी उन्हें बताती है कि उन्होंने अपना सारा जीवन साइंस को दिया है और वो एक आदर्श पत्नी की तरह नहीं रह सकती, उन्हें साइंस में अपनी रिसर्च आगे भी कंटिन्यू करनी है। लेकिन पेरी उन्हें समझाता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें घर में बैठने के लिए ये नहीं कहूंगा, तुम अपना काम हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो और तुम्हें इसमें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और उसी के बाद 1894 में उन दोनों की भी शादी हो जाती है। अब इनके रिसर्च के लिए काफी ज्यादा पैसे लगने वाले थे, इसीलिए ये बच्चों को पढ़ाया भी करते थे और उन्हीं पैसों से ये लोग एक नई लैब लेते हैं। इसी दरम्यान उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम था आयरीन। अब ये सारी टीम काफी समय तक इस रिसर्च पे काम करते हैं, जहाँ पे 400 टन का यूरेनियम ये अपने लैब में लेके आते हैं। पूरे यूरेनियम को वो कुचलते हैं, उसे बॉईल करते हैं, उसे प्योर फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं। इस पूरे काम में 4 साल बीत जाते हैं और 1898 में एक रात पता चलता है कि प्योर यूरेनियम में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग केमिकल है, जिसके कारण यूरेनियम रेडिएशन छोड़ता है। और वो 2 मटेरियल थे, रेडियम और पोलोनियम। ये दोनों भी केमिकल यूरेनियम में पाए जाते हैं। मैडम क्यूरी इन्होंने पोलोनियम का नाम अपने देश पोलैंड पे रखा था और 400 टन के यूरेनियम में उन्हें 1 ग्राम से भी कम रेडियम और पोलोनियम मिलता है। दोनों में भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन पाया जाता है। आगे ये लोग इन दोनों भी मटेरियल पे रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन मटेरियल में कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो कभी भी स्टेबल नहीं होते और इसी के कारण वो कुछ ऊर्जा यानी एनर्जी बाहर छोड़ते रहते हैं कायम। और एटम जब ये एनर्जी छोड़ता है, ये जो प्रोसेस है, इसी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अभी तक पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को यही लग रहा था कि एटम्स हमेशा एक कंडीशन में स्टेबल्स रहते हैं, लेकिन यूरेनियम और पोलोनियम इनके जैसे एलिमेंट के एटम स्टेबल नहीं होते और इसीलिए हमेशा वो एक एनर्जी छोड़ते रहते हैं, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यानी यहाँ पे 3 चीजों की डिस्कवरी हुई थी, एक तो 2 नए मटेरियल, रेडियम और पोलोनियम, और रेडियो एक्टिविटी। और ये सारे पेपर्स ये लोग साइंटिस्ट के सामने रखते हैं। इन दो केमिकल्स की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पेरी क्यूरी इन्होंने की थी, लेकिन इस पूरे रिसर्च पर उन्होंने अपना पेटेंट नहीं किया, यानी खुद के नाम का लाइसेंस इन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि दोनों भी ये चाहते थे कि इनकी ये जो डिस्कवरी है, इनकी स्टडीज है, उसको यूज करके बाकी के साइंटिस्ट और कुछ महान खोज करें। इनके खोज के कारण रेडियम बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। आगे पेरी इन्हें एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में कॉलेज प्रोफेसर की नौकरी भी मिलती है। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट रेडियम का उपयोग करके स्पिरिट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर आफ्टर लाइफ के बाद क्या होता है, इसकी रिसर्च करने लगे थे, लेकिन ये बात मैरी को पसंद नहीं आती। इसी दरम्यान उन्हें दूसरी बच्ची भी होती है। 1903 में इन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, उसके लिए पेरी क्यूरी इन्हें नोबेल प्राइज घोषित किया जाता है, लेकिन इस रिवॉर्ड में मैरी क्यूरी इनका नाम ही नहीं था, क्योंकि उस समय में औरतों का कंट्रीब्यूशन माना ही नहीं जाता था, जिसके कारण मैरी बहुत ही ज्यादा शॉक और हैरान होती है। दोनों भी मिलकर डिसाइड करते हैं कि पेरी ये स्वीडन जाएंगे और वो नोबेल प्राइज को काफी आदर के साथ लेने से मना करेंगे। लेकिन बाद में नोबेल प्राइज के कारण उनका काफी ज्यादा नाम होता और उन्हें अलग अलग रिसर्च सेंटर से काफी फंडिंग मिल जाती। इसीलिए पेरी जब जाते हैं तब पूरे दुनिया के सामने अपने पत्नी को ये अवार्ड सम्मानित करते हुए वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जैसी चीज अगर इंसानों के हित में इस्तेमाल की गई तो हमारा साइंस आगे जाके काफी तरक्की कर सकता है, लेकिन अगर यही रेडियो एक्टिविटी किसी क्रिमिनल के हाथ में या फिर वॉर में इस्तेमाल की गई तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें वो बताते हैं और तभी हमें बताया जाता है कि इन्होंने जो ये कही हुई दूसरी बात है वॉर की, वो भविष्य में जाके सही साबित होती है। और रेडियो एक्टिविटी इस प्रोसेस के कारण 1945 में जापान के नागासाकी में, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तब यूएस आर्मी एटॉमिक बॉम्ब उन पे गिराती है और डॉक्टर पेरी की बात ये सही साबित होती है। और अपनी यही बात रखते हुए पेरी नोबेल प्राइज स्वीकार करते हैं। अब नोबेल प्राइज इन्होंने स्वीकारा है जहाँ पे उनकी पत्नी का नाम नहीं था। अब ये बात जब उन्हें पता चलती है तब वो काफी गुस्सा होती है अपने पति पे और दोनों में भी काफी ज्यादा झगड़ा होता है। हालांकि कुछ समय के बाद नोबेल एकेडमी मैरी इनकी पूरी मेहनत को स्वीकारते हुए उनका नाम भी इस नोबेल प्राइज में शामिल करते हैं। और इसी तरह मैडम मैरी क्यूरी ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स में।
कुछ समय बीतता जाता है, ये लोग अपनी रिसर्च आगे करते जाते हैं इसमें, लेकिन इसी दरम्यान रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के आसपास रहने के कारण पेरी इनकी हालत खराब होने लगती है, बहुत ही ज्यादा खांसने लगते हैं और इसी दरम्यान उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब उनके मौत के बाद तो मानो मैडम क्यूरी इनका जीवन पूरी तरीके से कठिन हो जाता है, क्योंकि इसी दरम्यान उनकी रिसर्च का जो दूसरी साइड थी कि ये रिसर्च इस्तेमाल करके इंसानियत कैसे एक दूसरे को मिटा सकती है, वॉर में ये यूज हो सकता है, ये सारी बातें बाहर आती है और उनके खिलाफ बहुत ही चीजें कही जाती है। लेकिन मैडम क्यूरी इनके बावजूद अपनी रिसर्च हमेशा कायम रखती है। इसी दरम्यान उन्हें अपने पति की जगह पे कॉलेज प्रोफेसर की नौकरी भी मिलती है और वो पहली महिला बनते हैं जो प्रोफेसर जैसे हाई स्टेटस रैंक पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। आगे पॉल और मैडम क्यूरी इनकी रिसर्च शुरू थी, जिसमें उन्होंने रेडियम और पोलोनियम के प्योर फॉर्म को निकाला और उसके ऊपर अलग अलग अपनी थ्योरी वो पब्लिश करते गए। और इसी दरम्यान पॉल और मैडम क्यूरी इनका रिलेशन शुरू हो जाता है। हालांकि पॉल शादीशुदा थे और पॉल की वाइफ को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तब वो न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें साबित करती है, जिसके कारण मैडम क्यूरी इनकी जिंदगी ऑलरेडी जो कठिन चल रही थी वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उनके घर के सामने लोग आके नारेबाजी करने लगते हैं कि तुम पोलैंड से आई हो, वापस वहाँ चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। समय बीतता जाता है और अभी साल था 1913, जहाँ पे मैडम क्यूरी को दूसरा नोबेल प्राइज घोषित किया जाता है, इस बार उनके केमिस्ट्री के काम के लिए, क्योंकि उन्होंने रेडियम और पोलोनियम के प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट किया था यूरेनियम से, जो कि कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन उस इनविटेशन लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि ये रिवॉर्ड रिसीव करने के लिए आपको स्वीडन आने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये रिवॉर्ड आपके घर भेज देंगे, क्योंकि आपके निजी जीवन में आपका नाम काफी बदनाम है और यहाँ पर आपके आने से काफी विवाद हो सकता है। लेकिन मैडम क्यूरी उस खत का जवाब देते हुए लिखती है कि मैं निजी जीवन में जो भी करती हूँ वो मेरे लिए सीमित है और मुझे मेरे काम के लिए इनाम मिल रहा है और ये सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं वहाँ पे आना चाहती हूँ। और इसी तरह वो अपने बड़ी बेटी आयरिन के साथ ये रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि स्वीडन की महिलाएं उनके सपोर्ट में खड़ी है। और जैसे ही नोबेल प्राइज लेने के लिए ये स्टेज पे आते हैं, रॉयल फैमिली की सारी महिलाएं खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाने लगती है, जिसे देख उनकी आंख भर आती है और अपने पति को याद करते हुए वो ये अवार्ड स्वीकारती है। आगे 1914 के दरमियान पहला महायुद्ध शुरू होता है, जब मैडम क्यूरी इनकी बेटी आयरीन अपने माँ को एक एक्सरे यूनिट बनाने के लिए कहती है। उस समय लड़ाई में कोई भी जवान अगर जख्मी होता है तो वो इन्फेक्शन आगे ना फैले, इसीलिए उनके शरीर का वो हिस्सा काट दिया जाता था जहाँ पे उन्हें चोट लगी है। लेकिन मैडम क्यूरी के एक्सरे मशीन से वो डिसाइड कर सकते थे कि उनका इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है और उनका हाथ या पैर काटने की जरूरत है या नहीं। लेकिन ये एक्सरे मशीन बनाने के लिए मैडम क्यूरी को फंडिंग नहीं मिलती और इसीलिए वो अपने नोबेल प्राइज बेचने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना था। अब उसी तरह उन्हें फंडिंग मिलती है, वो एक मशीन बनाती है एक्सरे की, जहाँ पे वो खुद अपने बेटी के साथ लड़ाई के मैदान में जाती है। मैडम क्यूरी इनके मोबाइल रेडियोग्राफिक यूनिट के कारण 10 लाख से ज्यादा जवानों के एक्सरे निकाले गए थे और उनके एक्सरे के कारण ही पता चला था कि किस तरह का इलाज उन जवानों को देने की जरूरत है। अब कुछ समय के बाद जब वॉर खत्म होता है तब आयरीन का फेडरिक नाम के एक साइंटिस्ट के साथ रिलेशन शुरू होता है, जहाँ पर वो दोनों भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रहे थे, जिससे मैडम क्यूरी भी काफी इंप्रेस होती है। लेकिन एक रात वो आयरीन को समझाती है कि रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च ना करें, क्योंकि इतने सालों से वो रेडियो एक्टिविटी के नजदीक रही है, जिसके कारण उनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद हो रहा है। उसके काफी खतरनाक परिणाम होते हैं शरीर पर, लेकिन उनकी बेटी उनकी बात नहीं मानती। इसी दरम्यान हम दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पे एक छोटा बच्चा जो कैंसर के कारण ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था, वो मैडम क्यूरी इनकी मदद के कारण उसे रेडियोथेरेपी दी जाती है, जिसके मदद से उसकी जान बचती है। और इसी तरह आज भी कैंसर पेशेंट को रेडियोथेरेपी देकर बचाया जाता है। यानी मैडम क्यूरी और डॉक्टर पेरी इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करके हम इंसानों की काफी मदद की है साइंस को आगे लेके जाने में। मैडम क्यूरी इनके डिस्कवरी के कारण ही कैंसर की एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट लोगों को मिली थी और वो ट्रीटमेंट आज के दिन तक यूज होती है। फ्रांस में इस ट्रीटमेंट को क्यूरी थेरेपी भी कहा जाता है, यानी कि रेडियोथेरेपी, जो कि कैंसर के सेल्स मारने के लिए और ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए यूज होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हुए 1961 में एक डमी टाउन में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट भी की जाती है। तो वही 1986 में शर्नोबिल का
डिजास्टर हो जाता है। और जब मैडम क्यूरी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तब मानो ये भी बातें उन्हें याद आती है कि अगर ये चीज गलत हाथ में गई तो क्या हो सकता है। और मूवी के आखिरी में हम देखते हैं जब मैडम क्यूरी अपने आखिरी पलों में होती है तब उन्हें अपने पति दिखाई देते हैं और उनके साथ वो चली जाती है। मैडम क्यूरी इनकी मौत एपिलेप्टिक पर्निशियस एमनेशिया से हुई थी। एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे शरीर ब्लड सेल बनाना ही बंद कर देता है। मैडम क्यूरी पर रेडिएशन का ये असर पड़ा था। अंत में हमें कॉन्फ्रेंस का उनका एक फोटो भी देखते हैं जहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन के साथ इनका फोटो था। आयरीन और उनके हस्बैंड को भी आगे जाके नोबेल प्राइज मिलता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो ये थी कहानी मैडम क्यूरी की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज़ में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।